सभी के सभी अब जरा अपने ध्यान लगा लें, ठीक है। स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। देखो बेटा, सभी बच्चों को स्क्रीन विजिबल हो रही है? हाँ जी, यस मैम। स्क्रीन विजिबल हो रही है? यस मैम। ओके, देन वी स्टार्ट नाउ। मैडम ये कंप्यूटर में चल जाएगा? हाँ जी बेटा, चल जाएगा। देखो बेटा, सबसे पहली बात ये, अब सारे कितना बच्चे टाइम अपने माइक लगेगा? को म्यूट कर लेना। आई सेड म्यूट योर माइक। अब जो मैं बोल रही हूँ उसी पे ध्यान देंगे, ठीक है। मैडम ये कंप्यूटर में ऐप डाउनलोड करके चलाना पड़ेगा या वेबसाइट पे चल जाएगा? वेबसाइट पे चल जाएगा बेटा, आप सिर्फ गूगल मीट डालिए, आएगा उस पर आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। अब मेरे को जरा पढ़ाना स्टार्ट कर लूं मैं अपना। देखो बेटा, हमारे प्रोग्राम में अभी तक आप लोगों ने स्टार्टिंग में नोटिस किया था कि प्रोग्राम में जितनी भी स्टेटमेंट्स होती हैं वो 1 बाय 1 एग्जीक्यूट होती चली जाती हैं। लेकिन कई बार हमारे पास ऐसी सिचुएशन आती है कि जहां पर हमें चूज करना होता है कि पर्टिकुलर सिचुएशन में हमें एक अलग सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करना है और एक अलग सिचुएशन में अलग सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। यानी हमारे पास दो कोड हैं और उनमें से हमें चूज करना है कि कौन सा कोड हमें एग्जीक्यूट करना है ऑन द बिहाफ ऑफ अ कंडीशन। इन दैट सिचुएशन वी प्रेफर टू यूज सिलेक्शन स्टेटमेंट। सबसे पहले हम यही डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज अ सिलेक्शन स्टेटमेंट। If we want to execute a set of instruction on the behalf of a test condition, if condition is true, then one set of instruction will be executed. Otherwise, the other set of instruction will be executed. यानी अगर लिखना है true है तो एक set of instruction execute होगा, false है तो other. In that situation, we will use selection statement. In Python, we have two selection statement, एक if else और एक if else if, ठीक है। हम सभी को 1 बाय 1 देखते हैं। सबसे पहले मैडम ये लिखना है। क्या बेटा? मैडम ये लिखना है, ये लिखना है। क्या लिखना? हाँ बेटा, ये लिखना है। मैं आपको ये फाइल भेज दूंगी क्लास होने के बाद, ठीक है। अभी सिर्फ समझने पे ध्यान दे लो, ठीक है। इफ स्टेटमेंट, बेटा हम इफ स्टेटमेंट तब यूज करते हैं जब एक कंडीशन के ट्रू होने पे काम करना है, फॉल्स होने पे सेपरेटली कुछ नहीं करना, तो हम सिर्फ क्या यूज करते हैं? इफ के लिए बेटा हमारी जो सिंटेक्स होता है इफ के लिए हमारा सिंटेक्स होता है इफ और साथ में कंडीशन, और इसके साथ आता है आपका कॉलन। उसके बाद आप उसके अंडर में स्पेसिफाई करते हैं बॉडी ऑफ इफ, दैट मींस द स्टेटमेंट वी वांट टू एग्जीक्यूट इफ द कंडीशन इज ट्रू। ये तो है सिंटेक्स। अब इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज करो मैं आपसे कहती हूँ राइट अ प्रोग्राम विच विल टेक इनपुट फॉर अ नंबर एंड इफ नंबर इज पॉजिटिव ओनली देन प्रिंट पॉजिटिव, और अगर नंबर पॉजिटिव नहीं है तो कोई मैसेज नहीं आना चाहिए। यानी सिर्फ कंडीशन के ट्रू होने पे स्पेशल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करनी है, फॉल्स होने पे कुछ अलग से एग्जीक्यूट नहीं करना है। तो हम प्रोग्राम अपना कुछ इस तरह से बनाएंगे, नंबर इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर नंबर, ठीक है। अब हमारे नंबर पॉजिटिव है या नहीं ये कैसे पता चलता है? कि अगर नंबर बड़ा है 0 से, ये कंडीशन आ गई, इसीलिए हमने लिखा इफ नंबर ग्रेटर देन 0। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो मैसेज आना चाहिए पॉजिटिव नंबर, तो पॉजिटिव नंबर को हमने किसके अंदर दे दिया? प्रिंट के अंदर दे दिया। अब जब हम इस कोड को एग्जीक्यूट करेंगे तो सबसे पहले मैंने वैल्यू इनपुट की 5 ग्रेटर देन 0 कंडीशन ट्रू, तो प्रिंट हुआ पॉजिटिव नंबर। अगर मैं एक बार और एग्जीक्यूट करती हूँ और इस बार मैंने वैल्यू इनपुट की -5, बेटा -5 ग्रेटर देन 0 कंडीशन फॉल्स, फॉल्स होने पे कोई मैसेज नहीं आया। यानी कि जो ये आपकी बॉडी ऑफ इफ है ये सिर्फ और सिर्फ तभी एग्जीक्यूट होगी अगर कंडीशन ट्रू है, कंडीशन के फॉल्स होने पे ये एग्जीक्यूट नहीं होगी। ये तो हुआ हमारा एक केस जहां पे हमें कंडीशन के ट्रू होने पे स्पेशल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करनी है, फॉल्स होने पे कुछ अलग से एग्जीक्यूट नहीं करना। लेकिन कई बार हमारे पास दोनों सिचुएशन होती है कि कंडीशन के ट्रू होने पे हमें एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है और फॉल्स होने पे
एक अलग सेट। एक मिनट बेटा, थोड़ा टाइम से आया करो आप लोग, बाद में बीच में डिस्टरबेंस होता है। कंडीशन के फॉल्स होने पर एक अलग सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करना है ना। तो अब हम यूज करेंगे इफ एल्स। क्या यूज करेंगे? इफ एल्स। सिंटैक्स इसका क्या है? सिंटैक्स है कि हम इफ के साथ कंडीशन देते हैं, इफ के साथ हम कंडीशन देते हैं, अंदर में बॉडी ऑफ इफ यानी द स्टेटमेंट विच वी वांट टू एग्जीक्यूट इफ द कंडीशन इज ट्रू। एल्स, एल्स के अंदर बॉडी ऑफ एल्स, दैट मीन्स द स्टेटमेंट विच वी वांट टू एग्जीक्यूट इफ द कंडीशन इज फॉल्स। यहां पर हमेशा एक बात ध्यान में रखना कि जो हम कंडीशन मेंशन करते हैं वो इफ के साथ मेंशन करते हैं, एल्स के साथ हम कंडीशन नहीं देते हैं। ठीक है, लाइक आपको एक क्वेश्चन दिया, राइट अ प्रोग्राम विच विल write a program will take input for a number and check whether the number is even or odd। अब बेटा यहां पर दोनों सिचुएशन आ गई कि नंबर इवन है तो इवन प्रिंट होना चाहिए और ओड है तो ओड मैसेज आना चाहिए। अब एक इवन और ओड दोनों नहीं हो सकता, या तो इवन होगा या फिर ओड। यानी यहां पर हमें कंडीशन के ट्रू होने पर अलग स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करनी है और फॉल्स होने पे अलग, इसलिए हम क्या यूज करेंगे? इफ एल्स। एग्जाम्पल मैंने सामने दिया हुआ है कोडिंग का, देखिए नंबर इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर नंबर, हमने यूजर से नंबर इनपुट करा दिया। ठीक है, अब हमें देखना है कि नंबर इवन है या नहीं। इवन नंबर की क्या पहचान है बेटा? इवन नंबर की पहचान होती है कि वो 2 से डिविजिबल होता है। 2 से डिविजिबल मतलब उसको अगर हम 2 से डिवाइड, रिमाइंडर क्या आएगा? 0। सारे बेटा बच्चे प्लीज आगे से क्लास में टाइमली एंटर किया कीजिए। 8:45 आपका क्लास का टाइम है, उससे पहले ही एंटर किया कीजिए। ओके, हाँ बेटा, अब हमने कहा कि इफ नंबर का रिमाइंडर बाय 2 इज इक्वल टू 0, अगर ये कंडीशन ट्रू है दैट मीन्स कंफर्म है कि मेरा नंबर क्या है? इवन। इसीलिए इफ की बॉडी में हमने स्टेटमेंट टाइप की इवन नंबर। ठीक है, लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो सीधा कंट्रोल कहां पर जाएगा? एल्स में। देखो बेटा, मैंने एल्स के साथ कोई कंडीशन नहीं दी है। कई बच्चे क्या करते हैं, ऊपर कंडीशन देते हैं इफ नंबर का रिमाइंडर बाय 2 इज इक्वल टू 0 और एल्स में जाके कहते हैं नंबर का रिमाइंडर बाय 2 नॉट इक्वल टू 0। बेटा अगर आप ऐसे लिखेंगे एरर आ जाएगा। एल्स के साथ कंडीशन नहीं दी जाती है। अंडरस्टूड है कि अगर इफ के साथ स्पेसिफाइड कंडीशन फॉल्स है तो एल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। तो एल्स में जाके ये क्या प्रिंट करेगा? ऑड नंबर। अब जब हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो हमने सबसे पहले एंटर नंबर में क्या वैल्यू इनपुट की? 5। 5 का रिमाइंडर बाय 2 इज इक्वल टू 0 कंडीशन फॉल्स। फॉल्स तो कहां गया कंट्रोल? सीधा एल्स में, ऑड नंबर। दोबारा एग्जीक्यूट किया, एंटर नंबर, इस बार हमने वैल्यू इनपुट की 6। 6 का रिमाइंडर बाय 2 इज इक्वल टू 0 कंडीशन ट्रू। आपका मैसेज प्रिंट हुआ इवन नंबर। यानी आप देख सकते हो या तो इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई या एल्स, दोनों एग्जीक्यूट नहीं होंगी। ठीक है, अब इससे रिलेटेड आपके 2 पॉइंट हमेशा ध्यान में रखना, मैंने नोट में मेंशन किया हुआ है। वी कैन गिव इफ कंडीशन विदाउट एल्स, यानी हम इफ को तो बिना एल्स के दे सकते हैं, लेकिन हम कभी भी इंडिपेंडेंट एल्स नहीं दे सकते। एल्स हमेशा इफ के साथ आएगा, बिना इफ के नहीं आएगा। अगर आप बिना इफ के एल्स देंगे बेटा इट विल कॉज एरर। ठीक है, सेकंड नोट, वी कैन नॉट गिव कंडीशन विद एल्स। एल्स के साथ हम कंडीशन नहीं दे सकते हैं। अगर हम एल्स के साथ भी कंडीशन लिखेंगे तो एरर आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं इफ के थर्ड फॉर्म की, दैट इज इफ एल इफ। बेटा कई बार हमारे पास ऐसी सिचुएशन होती है कि हमें एक कंडीशन के फॉल्स होने पर दूसरी कंडीशन को चेक करने की रिक्वायरमेंट होती है। In that situation, we will prefer to use if statement. Like मैं आपसे कहती हूँ कि बेटा आप एक प्रोग्राम बनाइए which will take input for a number between 1 to 7 and print day name। यानी अगर यूजर 1 इनपुट करता है तो प्रिंट होना चाहिए मंडे, 2 इनपुट करता है तो प्रिंट होना चाहिए ट्यूसडे, 3 तो वेडनेसडे, सो ऑन, है ना। यानी यहाँ पर कौन सा डे प्रिंट होगा ये कंडीशन पे डिपेंड कर रहा है और बहुत सारी कंडीशन बन रही है। नंबर इज इक्वल टू 1,
नंबर इज इक्वल टू 2, नंबर इज इक्वल टू, यानी हमें 1 बाय 1 सभी कंडीशंस को चेक करना है। तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, इफ एलिफ। देखिए एग्जांपल, इफ एलिफ का सिंटेक्स यहाँ पर ध्यान से देखिए एक बार। पहले इफ आता है, डायरेक्टली एलिफ एलिफ नहीं आता। फर्स्ट कंडीशन इफ के साथ आएगी, फिर एलिफ के साथ, फिर एलिफ के साथ, सो ऑन, और लास्ट में एल्स। बट ये ध्यान रहे, लास्ट में एल्स देना कोई मैंडेटरी नहीं है। इट्स योर चॉइस। इफ यू वांट टू गिव एल्स you can give, if you don't want to give, don't, that's your choice. Okay, अब हमने सबसे पहले एक नंबर इनपुट कराया। बेटा मिनट, यश बेटा टाइम से आया कर। बेटा मैं पहले ही कह चुकी हूँ कि स्क्रीन आपकी रिकॉर्ड हो रही है, और अगर किसी भी बच्चे ने अननेसेसरली डिस्टरबेंस क्रिएट करने की कोशिश की तो ये रिकॉर्डिंग मैं स्पेशली आपके पेरेंट्स को भेज दूंगी, और उसमें फिर आप सुनेंगे, और आगे से मैं आपको क्लास में अलाउ नहीं करूंगी दैट पर्टिकुलर स्टूडेंट। और ये जो रिकॉर्डिंग करती हूँ ये आपकी हरकतों को ही रिकॉर्ड करने के लिए करती हूँ, ताकि मेरे पास एक रीजन हो आपको आगे से ना आने देने के लिए। ठीक है, ये ध्यान रख लेना। बैक टू द टॉपिक। हाँ जी, हमने यूजर से एक नंबर इनपुट कराया। अब हम देख रहे हैं कि इफ नंबर इज इक्वल टू 1। बेटा देखो, इक्वालिटी की बात तो क्लियर है कि नंबर अगर 1 के इक्विवेलेंट है तो मैसेज आना चाहिए प्रिंट मंडे। अब अगर नंबर की वैल्यू 1 नहीं है तो मुझे चेक करना है कि कहीं नंबर की वैल्यू 2 तो नहीं है। तो हमने एलिफ में मेंशन किया नंबर इज इक्वल टू 2, प्रिंट ट्यूसडे। एलिफ नंबर इज इक्वल टू 3, प्रिंट वेडनेसडे। एलिफ नंबर इज इक्वल टू 4, प्रिंट थर्सडे। इसी तरह से हमने सारी कंडीशन मेंशन की, और लास्ट में हमने कहा एल्स प्रिंट रॉन्ग डे नंबर। अब बेटा इफ एलिफ में ये कंडीशन देने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि अगर मेरी पहली कंडीशन ट्रू हो जाती है, मैंने सपोज करो वैल्यू इनपुट की 1, तो 1 इज इक्वल टू 1 कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तो मंडे प्रिंट होगा, और आगे आपने जितनी भी कंडीशन दी है वो सारी डिस्कार्ड हो जाएगी, उनके साथ कंपैरिजन नहीं होगा। अगली कंडीशन सिर्फ और सिर्फ तभी चेक होगी जब आपकी प्रीवियस कंडीशन फॉल्स होगी। जैसे ही आपको ट्रू कंडीशन मिल जाएगी, उसके आगे की जितनी भी कंडीशन गिवन है सारी डिस्कार्ड हो जाएगी, कंपैरिजन नहीं। अब अगर हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं, तो बेटा सबसे पहले एंटर नंबर में मैंने वैल्यू इनपुट की 5। बेटा पहले कंडीशन चेक हुई, 5 इज इक्वल टू 1 फॉल्स, 5 इज इक्वल टू 2 फॉल्स, 5 इज इक्वल टू 3 फॉल्स, 5 इज इक्वल टू 4 फॉल्स, 5 इज इक्वल टू 5 कंडीशन ट्रू। ट्रू होते ही फ्राइडे प्रिंट करेगा और आगे की कंडीशन को डिस्कार्ड कर देगा। हमें स्क्रीन पर क्या आउटपुट मिला, फ्राइडे। अगर मैं वैल्यू इनपुट करती हूँ 8, बेटा आप देख रहे हैं कि सारी की सारी आपकी 1 2 3 4 5 6 7 कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स। तो सीधा ये क्या प्रिंट करेगा, रॉन्ग डे नंबर। अब बात आती है क्या इस तरह की सिचुएशन में हम सिर्फ इफ एलिफ ही यूज कर सकते हैं या हमारे पास कोई और तरीका भी है। बेटा जब हमें एक कंडीशन के फॉल्स होने पर दूसरी कंडीशन चेक करनी हो तो उस सिचुएशन में हम नेस्टेड इफ भी यूज कर सकते हैं। अब बात आती है व्हाट डू यू मीन बाय नेस्टेड इफ। अगर हम इफ या एल्स की बॉडी में इफ और मेंशन करते हैं, एक और इफ देते हैं, तो उसे हम कहते हैं नेस्टेड इफ। एग्जांपल देखिएगा, सेम प्रोग्राम को नेस्टेड इफ के हेल्प से बनाया मैंने, पर यहाँ पे देखिए एक तो इंडेंटेशन लेवल कितना इंक्रीज हो गया है। हमने पहली कंडीशन दी इफ नंबर इज इक्वल टू 1, तो मंडे प्रिंट हो गया। लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो एल्स के साथ तो मैं कंडीशन दे नहीं सकती थी ना, इसीलिए मैंने कंडीशन कहाँ दी, एल्स की बॉडी में। अब इसके अंदर मैंने कंडीशन दी नंबर इज इक्वल टू 2। अगर ये कंडीशन भी फॉल्स है तो इसकी एल्स में हमने एक और इफ दिया, नंबर इज इक्वल टू 3।
अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो इसके एल्स में हमने नंबर इज इक्वल टू 4 की कंडीशन दी और इस तरह से हमारे पास कंडीशंस की एक सीरीज बनती जा रही है। काम वही होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अल्टीमेटली जो हमारे प्रोग्राम की रीडेबिलिटी है थोड़ी सी डिक्रीज हो जाएगी। तो बेटर है ऐसी सिचुएशन में हम नेस्टेड इफ को यूज करने की बजाय क्या यूज करें, इफ एल इफ। अब बात करते हैं कि क्या ये जो प्रोग्राम हमने बनाया है वो हम सिंपली इफ के साथ नहीं बना सकते थे, हमें इन्हें आपस में एलिफ की हेल्प से रिलेट करने की जरूरत क्यों पड़ी। देखो बेटा, मैंने सेम प्रोग्राम को इंडिपेंडेंटली बनाया है विदाउट एलिफ के। इफ नंबर इज इक्वल टू 1 तो प्रिंट हो जाए मंडे, इफ नंबर इज इक्वल टू 2 तो प्रिंट हो जाए ट्यूसडे, एस प्रिंट हो जाए रॉन्ग डे नंबर। अब बेटा यहाँ पर एक बात नोटिस करना है कि जो ये कंडीशन है ये सारी एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है। सपोज कीजिए आपने वैल्यू इनपुट की 1, तो 1 इज इक्वल टू 1 कंडीशन ट्रू हो चुकी है, प्रिंट हो चुका है मंडे। उसके बाद इन कंडीशन का कंपैरिजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि अंडरस्टूड सी बात है, एक वेरिएबल के अंदर एक टाइम पर एक ही डेटा वैल्यू स्टोर हो सकती है जो कि 1 है, और वो कंडीशन भी ट्रू हो चुकी है, तो आगे कंपैरिजन नहीं होना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद कंपैरिजन होगा उसका 2 से भी, 3 से भी, 4 से भी, 5 से भी, 6 से भी, 7 से भी, और आप देखेंगे कि 7 का एल्स भी है। अब 1 इज इक्वल टू 7 कंडीशन तो फॉल्स होगी, वो रॉन्ग डे नंबर भी प्रिंट करेगा, यानी हमारा जो आउटपुट आएगा वो इनकरेक्ट हो जाएगा। भाई 2 ट्यूसडे होता है, ट्यूसडे प्रिंट हुआ, उसके साथ रॉन्ग डे नंबर भी प्रिंट हो रहा है। क्यों? क्योंकि इन कंडीशन का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। इफ एल इफ की हेल्प से हम कंडीशन को आपस में रिलेट कर देते हैं कि अगली कंडीशन सिर्फ तभी चेक होगी जब प्रीवियस कंडीशन क्या होगी, आपकी फॉल्स। ठीक है, ये टॉपिक हो गया आपका इफ का। ठीक है, उम्मीद है आपको इफ के सारे वर्जन क्लियर हो गए होंगे। अब बात करते हैं हम आइटरेटिव स्टेटमेंट का। बेटा आइटरेटिव स्टेटमेंट से मतलब क्या है? आइटरेटिव स्टेटमेंट से मतलब होता है बेटा रिपीटेशन। अगर हम ये चाहते हैं कि हम एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को बार बार एग्जीक्यूट करें डिपेंडिंग अपॉन अ कंडीशनल टेस्ट, तो हम यूज करते हैं आइटरेटिव स्टेटमेंट। आइटरेटिव स्टेटमेंट में आपका रिपीटेशन तब तक चलता रहता है जब तक कि स्पेसिफाइड कंडीशन आपकी ट्रू रहती है, और जैसे ही कंडीशन आपकी फॉल्स होती है आपका जो लूप का रिपीटेशन है वो क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। Iterative statement means the statement which executes set of instruction repeatedly depending upon a conditional test. Repetition of statement will continue till the condition is true. As soon as the condition turns to false, repetition will be stopped. In Python we have two loops. सबसे पहला for loop और दूसरा while loop. बेटा चाहे आप for loop यूज करो चाहे आप while loop यूज करो, हर लूप के 4 पार्ट होते हैं। एक इनिशियलाइजेशन पॉइंट, यानी लूप कहीं ना कहीं से तो बिगिन होगा। टेस्ट एक्सप्रेशन जो ये चेक करता है कि जितनी बार हमने स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना था उतनी बार एग्जीक्यूट हुई या नहीं, क्योंकि जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक स्टेटमेंट का एग्जीक्यूशन चलता रहेगा। सर्टेन नंबर ऑफ टाइम्स के एग्जीक्यूशन के बाद आपकी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तब आपका एग्जीक्यूशन स्टॉप होगा। बॉडी ऑफ लूप, बॉडी ऑफ लूप से मतलब होता है द स्टेटमेंट्स विच वी वांट टू एग्जीक्यूट रिपीटेडली। अभी जैसे हमने बॉडी ऑफ इफ देखा, जो स्टेटमेंट हम इफ के अंदर देते हैं उसे हम बॉडी ऑफ इफ कहते हैं, वैसे ही जो स्टेटमेंट हम लूप के अंदर देते हैं उसे हम कहते हैं बॉडी ऑफ लूप। और जो फोर्थ पार्ट है दैट इज अपडेट एक्सप्रेशन। अपडेट एक्सप्रेशन से मतलब है एक ऐसी स्टेटमेंट से जो आपके लूप वेरिएबल की वैल्यू को क्या करे, चेंज करे। ठीक है, आप चाहे फोर लूप यूज करो चाहे व्हाइल लूप यूज करो, उसमें ये 4 पार्ट होते ही होते हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले फोर लूप की। हम सबसे ज्यादा फोर लूप यूज करते हैं। फोर लूप की बेटा आपके पास 2 टाइप में हम फोर लूप को यूज कर सकते हैं। सबसे पहले ही बात करते हैं विद सीक्वेंस। हम फोर लूप को सीक्वेंस के साथ यूज कर सकते हैं। सीक्वेंस से मतलब है लिस्ट, टपल, स्ट्रिंग एटसेट्रा। और भी ऐसे जो ग्रुप ऑफ एलिमेंट होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, सीक्वेंस कहते हैं। जब हमारी रिक्वायरमेंट होती है कि हमें किसी सीक्वेंस के सारे एलिमेंट 1 बाय 1 एसेस करने हैं फ्रॉम द बिगिनिंग टू एंड, तो हम यूज करते हैं फोर लूप को विद सीक्वेंस। और सिंटेक्स क्या होता है इसका, फोर
एक वेरिएबल का नाम, इन सीक्वेंस का नाम। या तो हम डायरेक्टली सीक्वेंस दे सकते हैं, या सीक्वेंस लिटरल दे सकते हैं, या फिर हम सीधा सीधा किसी सीक्वेंस के वेरिएबल का नाम दे सकते हैं। बॉडी ऑफ फॉर एग्जाम्पल देखिए, मैंने साथ में एग्जाम्पल भी दिया है। मैंने कहा फॉर आई इन डबल कोड्स में हेलो। बेटा डबल कोड में हेलो है, यानी ये क्या है, स्ट्रिंग है। अब यहाँ पे इनिशियल पॉइंट क्या होगा, इनिशियल पॉइंट होगा एच। बिगिनिंग पॉइंट क्या हुआ इसका, एच हुआ। आई आपका एच से बिगिन करेगा और कहाँ पे एंड करेगा, ओ पे। यानी जब तक आई ओ को एसेस नहीं कर लेता है तब तक ये 1 बाय 1 स्ट्रिंग के हर एलिमेंट को एसेस करेगा। ये हो गया आपका टेस्ट कंडीशन। और अपडेट में क्या होगा, ये एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट पे स्किप करता जाएगा। यानी पहले आई किसको एसेस करेगा, एच को प्रिंट करेगा, फिर आई के पास आ जाएगा ई, उसे प्रिंट करेगा, फिर आई के पास आ जाएगा एल, एल को प्रिंट करेगा, फिर आई के पास आ जाएगा एल, उसको प्रिंट करेगा, फिर आई के पास आ जाएगा ओ, उसको प्रिंट करेगा। लेकिन उसके बाद सीक्वेंस में एलिमेंट नहीं बचा, यानी लूप की कंडीशन हो जाएगी फॉल्स और आप लूप से बाहर। ये आपका आउटपुट इस तरह से स्क्रीन पर आएगा। आप देख सकते हैं कि आपके सारे एलिमेंट सेपरेट सेपरेट लाइन में प्रिंट हुए हैं। क्यों प्रिंट हुए हैं, क्योंकि प्रिंट स्टेटमेंट में मैंने एंड कैरेक्टर मेंशन नहीं किया। और जब हम अपना एंड कैरेक्टर मेंशन नहीं करते हैं तो बाय डिफॉल्ट एंड कैरेक्टर आपका क्या कंसिडर होता है, स्लैश। ठीक है, एक और एग्जांपल देते हैं। अगर मैंने कहा होता फॉर आई इन हेलो प्रिंट आई इनटू 2, कोई बता सकता है क्या आउटपुट आएगा? जरा फटाफट से चैट विंडो में आउटपुट टाइप करके भेजो, मुझे देखना चाहूंगी कौन कौन कर पाएगा। शाबाश दीपाली, अमीशा, कार्तिक। कार्तिक देखो बेटा, आई इंटू 2 है, आई तेरी स्ट्रिंग है, इंटू 2 यानी आई को दो दो बार रिपीट करेगा। बात समझ रहा है? देख रहे हो सभी बच्चे? तो हमारा जो आउटपुट वो क्या आएगा, एच एच ई ई एल 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 ओ ओ। क्यों? क्योंकि हमने क्या दे दिया, आई इंटू 2। आई के पास पहले क्या है, एच। एच इज अ स्ट्रिंग और स्ट्रिंग के साथ इंटू ऑपरेटर होता है तो वो वर्क करता है एज अ रिपीटेशन ऑपरेटर। वेरी गुड। अब हम यूज करते हैं फोर को विद रेंज फंक्शन। बेटा पहले हम बात करते हैं कि रेंज फंक्शन होता क्या है। बेटा रेंज फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जो 3 आर्गुमेंट रिसीव करता है, स्टार्ट, स्टॉप, स्टेप। स्टार्ट का मतलब है कि आपको रेंज कहां से बिगिन करनी है। स्टॉप का मतलब है कहां पे खत्म करनी है, यानी स्टॉप कभी भी आपकी रेंज का पार्ट नहीं होता है। और स्टेप का मतलब है कि एलिमेंट्स में कितने का आपको गैप देना है। ठीक है, अगर मैं स्टार्ट और स्टेप की वैल्यू मेंशन नहीं करती हूं तो बाय डिफॉल्ट स्टार्ट आपका कंसीडर होता है 0 और स्टेप कंसीडर होता है 1। अब 4 को रेंज के साथ यूज करने का आपका सिंटेक्स होता है, 4 वेरिएबल का नाम इन रेंज। रेंज में आपको स्टार्टिंग पॉइंट देना पड़ेगा, स्टॉप पॉइंट देना पड़ेगा और स्टेप देना पड़ेगा। और बॉडी ऑफ लूप में हम वो स्टेटमेंट देंगे जो हम एग्जीक्यूट करना चाहते हैं रिपीटेडली। अब मैंने कहा फॉर आई इन रेंज 5,20, यानी मेरा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है 5, एंडिंग पॉइंट है 20 और कितने कितने का गैप देना है मुझे, 2 का गैप देना है। तो आई बिगिन होगा आपका कहां से, 5 से। 5 लेस देन 20। स्टॉप को हम हमेशा लेस देन मानते हैं क्योंकि स्टॉप को हम अपनी रेंज में इंक्लूड नहीं करते, तो इसे हम क्या कंडीशन मानते हैं, आई लेस देन 20। तो 5 लेस देन 20 कंडीशन ट्रू, 5 इंटू 2 10 प्रिंट हुआ। अब वापस गए, अब आई में कितने का इंक्रीमेंट होगा, 2 का, क्योंकि हमने स्टेप में कितनी वैल्यू दी है 2। आई की वैल्यू इंक्रीज होके हो गई 7। 7 लेस देन 20, 7 2 जा 14। अब आई की वैल्यू इंक्रीज होके हो जाएगी 9, 9 2 जा 18। फिर आई की वैल्यू इंक्रीज होके हो जाएगी 11, 11 2 जा 22, 13 2 जा 26, 15 2 जा 30, 17 2 जा
34, 19 टू जा 38। अब की बार जब हम आई की वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो बेटा आई की वैल्यू हो जाएगी 21। 21 लेस देन 20 कंडीशन फॉल्स लूप से बाहर। तो आपको स्क्रीन पर ये आउटपुट देखने को मिलेंगे। बात क्लियर है? अब चलिए एक कोड में लिख रही हूँ, फॉर आई इन रेंज प्रिंट। दोबारा समझा दो। हाँ, कौन बोल रहा है? मैम दोबारा समझा दो एक बार। कौन सा है, नाम बताओ पहले। आर्यन। आर्यन, देख बेटा, आई इन रेंज 5 दिया, यानी आई तेरा कहां से बिगिन होगा? 5 से, ठीक है। और 20 वैल्यू किसकी कंसिडर हो रही है? स्टॉप की। तो ये कंडीशन क्या मानी जाएगी? 5 लेस देन 20 कंडीशन ट्रू। बॉडी में अंदर आए, आई इंटू 2, आई की वैल्यू 5 है, 5 इंटू 2 10 प्रिंट हो गया। अब आई में कितने का इंक्रीमेंट होगा? 2 का, क्योंकि स्टेप में क्या वैल्यू गिवन है? 2। तो आई की वैल्यू इंक्रीज होके हो गई 7। लेस देन 20 कंडीशन अभी भी ट्रू है। प्रिंट आई इंटू 2, 7 टू जा 14 प्रिंट हुआ। आई में अब कितने का इंक्रीमेंट होगा? 2 का। 7 प्लस 2 9, 9 लेस देन 20 कंडीशन ट्रू। 9 टू जा 18 प्रिंट हुआ। आई की वैल्यू बेटा फिर से 2 से इंक्रीज होगी, तो 9 प्लस 2 11 हो गई। 11 टू जा 22 प्रिंट हुआ। आई की वैल्यू इंक्रीज होके हो जाएगी 13, 13 टू जा 26 प्रिंट हुआ। आई की वैल्यू इंक्रीज होके हो गई 15, 15 टू जा 30 प्रिंट हुआ। आई की वैल्यू इंक्रीज होके हो गई 17, 17 टू जा 32 प्रिंट 34 प्रिंट हुआ। आई की वैल्यू इंक्रीज होके हो गई 19, 19 टू जा 38 प्रिंट हुआ। ठीक है। अब जब आई की वैल्यू इंक्रीज होगी तो आई की वैल्यू इंक्रीज होके हो जाएगी 21। स्टॉप की वैल्यू क्या है? 20। 21 लेस देन 20 कंडीशन फॉल्स। जैसे ही कंडीशन फॉल्स आप लूप से बाहर। अब आई बात समझ में आ रही है? यस मैम। हाँ, चलो तो अब आगे मूव करें। देखो बेटा, जैसे यहां पे मैंने कहा फॉर आई इन रेंज विद इन ब्रैकेट 5, ना मैंने स्टार्ट की वैल्यू दी, ना ही मैंने स्टेप की वैल्यू दी। अगर सिंगल वैल्यू हम लूप के साथ देते हैं तो बेटा ये वैल्यू कंसीडर होती है किसकी? ये वैल्यू कंसीडर होती है स्टॉप की। बाय डिफॉल्ट आपका स्टार्ट कंसीडर होगा 0 और स्टेप की वैल्यू क्या मानी जाएगी आपकी? 1। और ये जो 5 है ये किसकी वैल्यू कंसीडर होगा? स्टॉप की। तो आई आपका बिगिन कहां से करेगा? 0 से। 0 लेस देन 5 कंडीशन ट्रू, प्रिंट आई यानी 0 प्रिंट हुआ। एक्सक्यूज मी। आई की वैल्यू इंक्रीज होके हो गई 1, 1 लेस देन 5 कंडीशन ट्रू, प्रिंट होगा। आई की वैल्यू हुई इंक्रीज होके हो गई 2, 2 लेस देन 5 कंडीशन ट्रू, प्रिंट होगा। 3 लेस देन 5 कंडीशन ट्रू, प्रिंट होगा। 4 लेस देन 5 कंडीशन ट्रू, प्रिंट होगा। जैसे ही आई की वैल्यू होगी 5, 5 लेस देन 5 कंडीशन फॉल्स लूप से बाहर। तो हमें स्क्रीन पर क्या आउटपुट देखने को मिलेगा? 0 1 2 3 4। यहाँ पे यह बात मैं बार बार कहती हूँ कि जो आपकी स्टॉप की वैल्यू है वो रेंज का पार्ट नहीं होती, उसे हम अपने रिजल्ट में इंक्लूड नहीं करते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर? अब आ जाते हैं जरा व्हाइल लूप पे। बेटा जिस तरह से फोर लूप रिपीटेशन के लिए यूज होता है वैसे ही व्हाइल लूप भी रिपीटेशन के लिए यूज होता है। फोर के साथ हमारा एक ड्रॉबैक है कि फोर लूप में जो हम अपडेट एक्सप्रेशन देते हैं उसमें हम या तो इंक्रीमेंट कर सकते हैं या डिक्रीमेंट कर सकते हैं। आप या तो आई की वैल्यू को बढ़ा सकते हो या घटा सकते हो। उस पर हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से रिलेटेड कोई ऑपरेशन अपडेट एक्सप्रेशन में नहीं कर सकते हैं। लेकिन ऐसी कोई बाउंडेशन हमारे साथ व्हाइल लूप में नहीं होती है। व्हाइल लूप में हम अपडेट एक्सप्रेशन में मल्टीप्लाई, डिवीजन, रिमाइंडर जो आप देना चाहे वो एक्सप्रेशन आप उसमें दे सकते हैं। अब व्हाइल लूप का सिंटेक्स क्या होता है? जैसे फोर लूप में तो आपका इनिशियलाइजेशन, टेस्टिंग और अपडेट तीनों एक साथ आते हैं। व्हाइल लूप में ये तीनों हमें अलग अलग स्टेप पे देने पड़ते हैं। सबसे पहले हमें लूप के वेरिएबल को इनिशियलाइज करना होता है, फिर व्हाइल के साथ कंडीशन आती है, फिर व्हाइल की बॉडी के अंदर बॉडी ऑफ लूप और लास्ट में आपका अपडेट एक्सप्रेशन आता है।
सपोज करो बेटा मैं 1 से 10 तक की काउंटिंग प्रिंट करना चाहती हूँ, तो मेरा बिगनिंग पॉइंट क्या है? 1। मैंने कहा i इज इक्वल टू 1, वाइल i लेस देन इज इक्वल टू 10। ये हो गया मेरा टेस्ट कंडीशन कि जब तक i की वैल्यू 10 से छोटी है या 10 के बराबर है तब तक लूप चलेगा। जैसे ही i की वैल्यू 10 से ज्यादा हो जाएगी, लूप की कंडीशन क्या हो जाएगी? फॉल्स। जब तक ये कंडीशन ट्रू है तो मुझे काउंटिंग प्रिंट करनी है, प्रिंट i। अब आप देखिए काउंटिंग में हमें गैप कितने का चाहिए? 1 का गैप आ रहा है, तो हमने कहा i इज इक्वल टू i प्लस 1। ये कहलाएगा आपका अपडेट एक्सप्रेशन। अपडेट एक्सप्रेशन की पहचान है द स्टेटमेंट विच चेंजेस द वैल्यू ऑफ लूप वेरिएबल इज कंसिडर एज अपडेट एक्सप्रेशन। अब बात आती है लूप वेरिएबल कौन होता है? द वेरिएबल ऑन विच द कंडीशन इज अप्लाइड। जिस वेरिएबल के ऊपर हम कंडीशन अप्लाई करते हैं उस वेरिएबल को हम कहते हैं लूप वेरिएबल। यहां पर गिवन एग्जांपल में हमारा लूप वेरिएबल कौन है? i कहां से बिगिन हुआ? 1 से। 1 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू, i की वैल्यू प्रिंट हुई। अब i की वैल्यू इंक्रीज हुई, i की वैल्यू हो गई 2, प्रिंट होगा, फिर i की वैल्यू इंक्रीज होगी, फिर कंडीशन चेक होगी, फिर प्रिंट होगा, फिर i की वैल्यू इंक्रीज होगी। कब तक? जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती है। आप देखेंगे जब आपके i की वैल्यू 10 प्रिंट होगी, उसके बाद i की वैल्यू इंक्रीज होकर क्या होगी? 11 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन फॉल्स, लूप से बाहर, आपका रिपीटेशन रुक जाएगा। ठीक है, यहां पर एक बात याद रखना बेटा, जब हम लूप यूज करते हैं तो उसमें हमें कंडीशन को और अपडेट एक्सप्रेशन को बड़ा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि अगर दोनों में से एक भी चीज गलत दे देते हैं तो हमारा लूप जो है वो क्या बन जाता है? इन्फिनाइट लूप बन जाता है। और इन्फिनाइट लूप से मतलब होता है एक ऐसा लूप जिसका कोई एंडिंग पॉइंट नहीं होता, यानी जो स्टार्ट तो हो जाता है बट उसका एंडिंग पॉइंट नहीं होता। अब जरा यहाँ पे मैं एग्जांपल दे रही हूँ एक इन्फिनाइट लूप का। मैंने i को कहा i इज इक्वल टू 1, ठीक है, while i लेस देन इज इक्वल टू 10, प्रिंट i इज इक्वल टू i माइनस 1। बेटा मैंने लेस देन इज इक्वल टू की कंडीशन दी है और i को मैं डिक्रीज करती जा रही हूँ। पहले i की वैल्यू क्या हुई? 1 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू, 1 प्रिंट होगा। i इज इक्वल टू i माइनस 1, 1 माइनस 1 0, 0 लेस देन इज इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू, प्रिंट i, 0 प्रिंट होगा। 0 में से 1 माइनस हुआ, क्या आएगा? -1। अब आप माइनस करते जाओगे तो नेगेटिव नंबर आता जाएगा और वो कभी भी 10 से बड़ा नहीं होगा, तो ये लूप की कंडीशन कभी भी फॉल्स नहीं हो गई और ये क्या बन जाएगा? आपका इनफिनाइट लूप बन जाएगा। तो लूप को यूज करते वक्त इस बात को ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि जो हमारी टेस्ट कंडीशन है और अपडेट एक्सप्रेशन है उसे हम सही से मेंशन करें, ताकि सर्टेन नंबर ऑफ टाइम्स एग्जीक्यूट करने के बाद आपके लूप की कंडीशन क्या हो जाए? फॉल्स, और आप लूप से बाहर आ सके। ठीक है, अब मैंने कल आप लोगों को कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कहा था, एक बार हम उसे भी डिस्कस कर लेते हैं। और कुछ बच्चों ने मेरे को एक्सक्यूज दिया था कि मैडम हमारे पास बुक नहीं है, तो क्वेश्चन अभी आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है, 1 बाय 1 मैं डिस्कस करूंगी और चैट में आप उसका आंसर टाइप करते जाएंगे। Which of the following is an invalid variable? आपको 4 ऑप्शन गिवन है, my day 2, second day, day _2 _2। बताइए इनमें से कौन सा आपका इनवैलिड वेरिएबल है? मैं चैट देख रही हूं, आप जरा चैट करके बताओ मुझे। शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। द करेक्ट आंसर इज बी, क्योंकि कभी भी आइडेंटिफायर का नाम डिजिट से बिगिन नहीं होता है। ठीक है, आ जाइए सेकंड क्वेश्चन में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कीवर्ड? इवेल, असर्ट, नॉन लोकल, पास। बताइए इनमें से कौन सा ऐसा वर्ड है जो कि कीवर्ड नहीं है? बेटा इवेल तो आपका कीवर्ड है। लवनीत, लिस्ट के लिए इनपुट कराते थे तब इवेल यूज करते थे ना बच्चों। हमारा करेक्ट आंसर होगा बेटा सी, नॉन लोकल।
आपका eval भी कीवर्ड है, assert भी कीवर्ड है, pass भी कीवर्ड है। तो जो हमारा कीवर्ड नहीं है वो कौन है? नॉन लोकल। ठीक है, अब आ जाते हैं थर्ड पार्ट पे। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी अ वेरिएबल? ए बी सी डी में से देख के बताओ कौन सा वेरिएबल नहीं हो सकता है। मैं चैट ओपन कर रही हूं जरा। शाबाश, बी आपका इन है, और इन हमारा क्या होता है? और कीवर्ड को हम एज आइडेंटिफायर नेम यूज नहीं कर सकते। वेरी वेल डन। अब आ जाइए बेटा फोर्थ क्वेश्चन पे। विच ऑफ दिस इज नॉट अ कोर डेटा टाइप? लिस्ट, डिक्शनरी, टपल्स, क्लास। कोर डेटा टाइप का मतलब होता है बेटा बिल्ट इन डेटा टाइप, जो कि पाइथन के अंदर पहले से मौजूद है। हमारे पाइथन में लिस्ट भी होती है, डिक्शनरी भी होती है, टपल्स भी होती है, बट क्लास हमें खुद से क्रिएट करनी पड़ती है। तो क्लास हमारा कोर डेटा टाइप नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है डी। देखा जरा किस किसने क्या लिखा था। शाबाश, अब तो सारे डी डालोगे अर्शु। चलो आगे आ जाते हैं। हाउ वुड यू राइट एक्स इन पाइथन एज एन एक्सप्रेशन? एक्स की पावर बी, सॉरी एक्स की पावर वाई को अगर हमें एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखोगे? क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। बेटा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर पूछ रही हूं मैं। एक्स की पावर वाई लिखना है, कैसे लिखोगे? जरा ध्यान से देख लो। x इंटू वाई। एक्स इंटू वाई यानी बी ऑप्शन। तो डी की खुशी में लिख रहे हो भाई, चाटा पड़ेगा खींच के। हाँ बेटा, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन 14 प्लस 13 का रिमाइंडर बाय 15? बताइए क्या आंसर 27। का क्वेश्चन नंबर 6 का? शाबाश, 27 आना चाहिए, क्योंकि 13 का रिमाइंडर बाय 14 कितना आएगा? 13 का रिमाइंडर बाय 14 आपका आएगा, सॉरी 13 का रिमाइंडर बाय 15 आएगा आपका 13, और फिर वो प्लस होगा 14 में, तो फाइनल आंसर इज 27। दैट इज द बी ऑप्शन। अच्छा बेटा, अब आ जाओ जरा 7th क्वेश्चन में। ए रिमाइंडर बी डबल स्लैश ए, बताओ क्या आउटपुट आएगा? सेवन का आंसर। ओहो, निखिल को भी पता है। 8.0। नहीं बेटा, आप देखो डबल स्लैश यूज हुआ है ना। डबल स्लैश आपको रिजल्ट हमेशा कौन से डेटा टाइप में देता है? डबल स्लैश आपको रिजल्ट देता है हमेशा इंटीजर टाइप में। अगर सिंगल स्लैश होता तो हम 0.0 कंसिडर करते, बट डबल स्लैश है तो हमारा आंसर आएगा इंटीजर में, यानी कि 0। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स? बताओ जल्दी से, एक्स की वैल्यू क्या होगी? क्या बात है लवनीत, ध्रुव, करीना, सारे बच्चे भाई सारे पढ़ रहे हो क्या आजकल? जी, हमारा इसका जो करेक्ट आंसर आएगा बेटा वो होगा सी। पूछो क्यों? हमने लिखा है x इज इक्वल टू इंट विद इन ब्रैकेट 13.25 प्लस 4/2। सबसे पहले होगा डिवीजन, दैट इज 4/2 एज पर द प्रायोरिटी ऑफ ऑपरेटर। 4/2 का आंसर क्या आएगा? 2.0। 13.25 प्लस 2.0 इज इक्वल टू 15.25। अब उसे आप इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हो, इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हो तो 15.25 आपका क्या बन जाएगा? 15। दैट इज द सी ऑप्शन। ठीक है, अब जरा क्वेश्चन नंबर 9 में मुझे बताओ 8/4/2 के इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन इन दोनों में से कौन सा है?
ए और बी में से कौन सा एक्सप्रेशन ऐसा है जो सेम वही रिजल्ट देगा जो ऊपर गिवन एक्सप्रेशन देगा? एग्जैक्टली बी ही देगा। अब आ जाते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ ऑपरेटर हैज द हाईएस्ट प्रायोरिटी। बेटा हम अच्छी तरह से जानते हैं कि जो ये ऑपरेटर गिवन है इनमें सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी होती है? डबल इनटू ऑपरेटर की गिवन होती है हाईएस्ट प्रायोरिटी। अच्छा बेटा, अब आपको गिवन है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन रिजल्ट्स इन एन एरर। फ्लोट, ब्रैकेट के अंदर डबल कोड के सिंगल कोड में 12, इंट, ब्रैकेट के अंदर डबल कोड में 12, सी पार्ट में फ्लोट, ब्रैकेट में सिंगल कोड के अंदर 12.5, डी इंट, ब्रैकेट में सिंगल कोड के अंदर 12.5। बताइए कौन सा एरर जनरेट करेगा? सोच के बोलो बेटा। मैम स्क्रीन शेयर कर दो एक बार। क्या कर, स्क्रीन शेयर कर दो? लो करती हूँ बेटा। ये कर दिया क्वेश्चन नंबर 11। फ्लोट सिंगल कोड में 12, इंट सिंगल कोड में 12, फ्लोट सिंगल कोड में 12.5, इंट सिंगल कोड में 12.5। देखो बेटा, फ्लोट इंट जो है वो स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां पर आपके ए बी सी ऑप्शन में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन जब हम इंट फंक्शन में देंगे डबल कोड के अंदर 1 2.5, इट विल कॉज एरर, क्योंकि आपके स्ट्रिंग के अंदर पॉइंट को इंट फंक्शन डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। तो हमारा जो एरर जनरेट करेगा वो कौन करेगा? डी पार्ट जनरेट करेगा। ठीक है, क्लियर है? अब आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट प्रिंट द शोन आउटपुट। मुझे स्क्रीन पे लिखा दिखाना है हेलो, हेलो के बाद स्लैश, स्लैश के बाद एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल के बाद test.txt। आपको जो ये 4 ऑप्शन गिवन है इनमें से बताओ कौन सा ऑप्शन सेम यही आउटपुट देगा? क्वेश्चन देख लिया सभी ने? तुम लोगों के चैट देख लूं किसने क्या टाइप किया है? क्या बात है, वेरी नाइस। तो कर रहे हो, दैट्स द मेन थिंग। बेटा बता दो, आप लोग जो डी ऑप्शन लिख रहे हो, ए ऑप्शन लिख रहे हो, सी ऑप्शन लिख रहे हो, बिल्कुल गलत। द करेक्ट आंसर इज बी। मैं आपको प्रूव करके दिखाती हूँ। खुल जाओ ये, जस्ट अ मिनट। क्योंकि अगर आप सिंगल स्लैश दोगे ना बेटा प्रिंट के साथ, तो सिंगल स्लैश में तो आपका एस्केप सीक्वेंस के लिए होता है। लाइक अगर मैंने कहा होता प्रिंट ए स्लैश बी, मुझे स्लैश को प्रिंट करना है, ये कुछ ऐसे अजीब सा है ना। मुझे ए को प्रिंट, स्लैश को प्रिंट कराना है, तो वहां पर मुझे देना पड़ेगा डबल स्लैश, तब जाके एक बार आपका स्लैश प्रिंट होगा। आई बात समझ में? अगर हमें स्लैश स्क्रीन पे प्रिंट करना हो तो एक बार के बजाय कितनी बार देना पड़ता है? 2 बार देना पड़ता है। ठीक है, इसीलिए आप देखो तीनों ऑप्शन जो है आपके ए सी डी, तीनों में ही आपका सिंगल सिंगल स्लैश गिवन है, जबकि मुझे हेलो, एग्जाम्पल और टेस्ट के बीच में डबल डबल स्लैश प्रिंट करना, स्लैश प्रिंट कराना है, तो उसके लिए डबल डबल स्लैश देना पड़ेगा, जो कि आपको बी ऑप्शन में गिवन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, which value type does input function returns? इनपुट फंक्शन कौन से डेटा टाइप में वैल्यू रिटर्न कराता है? बुलियन में, स्ट्रिंग में, इंट में या फ्लोट में? शाबाश,
स्ट्रिंग में। वेरी गुड। अब आ जाते हैं बैक टू द क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग एक मिनट, एक क्वेश्चन स्किप हो गया। क्वेश्चन नंबर 14, विच टू ऑपरेटर्स कैन बी यूज्ड ऑन न्यूमेरिक वैल्यू इन पाइथन? बेटा इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन होगा बी एंड सी। क्वेश्चन विजिबल नहीं है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, आप अपने बुक में से देख लीजिएगा। एक यहाँ पे हैश सिंबल है, एक @ सिंबल है, एक रिमाइंडर है और एक प्लस है। तो इनमें से रिमाइंडर और प्लस दो ऐसे ऑपरेटर हैं जिन्हें हम न्यूमेरिक वैल्यू के साथ यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में विच ऑफ द फॉलोइंग कोड फ्रेगमेंट विल यील्ड फॉलोइंग आउटपुट? आपको स्क्रीन पर इना मीना डी का अलग अलग लाइन में लिखा हुआ दिखाना है। तो ये जो 4 ऑप्शन गिवन है इनमें से कौन कौन से ऑप्शन सेम आउटपुट जनरेट कर सकते हैं? देख लिया सभी ने? चैट देख लो सबकी, कौन क्या आंसर टाइप कर रहा है। वंशिका बेटा तेरा कहना ठीक है कि ए में भी आपका अलग अलग लाइन में आएगा, लेकिन आप देखो वहां पर साथ में स्लैश एन भी गिवन है, यानी इना मीना डिका के बीच में एक एक एम्प्टी लाइन भी स्टोर होगी जो कि हमें नहीं चाहिए। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे सिर्फ क्या होगा? सी होगा। ओके, अब आ जाते हैं बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वैलिड अरिथमेटिक ऑपरेटर इन पाइथन? ये जो ऑपरेटर्स गिवन है बताओ इनमें से कौन सा अरिथमेटिक ऑपरेटर है? देख लिया ना सभी ने? दिव्यांशु कौन सी दुनिया में है बेटा? कुछ भी टाइप करना है बस। हाँ, हमारा एक ही वैलिड अरिथमेटिक ऑपरेटर है इसमें, डबल स्लैश, दैट इज ए ऑप्शन। मार खाओगे दिव्यांशु, बिना सोचे समझे आंसर करते हो। अब आ जाइए बेटा फिल इन द ब्लैंक्स में। फर्स्ट, द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन अ प्रोग्राम इज नॉन एज, जल्दी बोलो, द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन प्रोग्राम इज नॉन एज। अबे फिल इन द ब्लैंक्स है, इसमें भी ऑप्शन टाइप होते हैं। सुनाई दे रहा है क्या कह रही हूं? फिल इन द ब्लैंक। आप टाइप ही करते रहो, मैंने आगे आंसर ही नहीं देना जब तक मुझे मेरे क्वेश्चन का सही से आंसर नहीं मिल जाता है। यस, टोकन, दैट्स हाउ आई वांट टू सी योर आंसर। पगले से एक भेड़ चाल पे शुरू हो गए तो शुरू ही हो गए, रुकने का नाम नहीं लेते। 10 मैम पिछले क्वेश्चन के थे। टोकन, ये कौन बोला? दिवांशु, पिछले क्वेश्चन के थे वो जो आप देख रहे थे। अच्छा, पिछले क्वेश्चन के थे, चलो ठीक है कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 2, अ टोकन इज आल्सो कॉल्ड अ, बताओ टोकन को और क्या कहते हैं हम? कल ही बताया था मैंने। यस दीपाली, लेक्सिकल यूनिट। टोकन का ऑल्टरनेट नेम जो होता है वो लेक्सिकल यूनिट होता है। क्वेश्चन नंबर 3, a dash is a word having special meaning and role as specified by the programming language। बताइए जरा क्वेश्चन नंबर 3। अरे वाह भाई वाह, कीवर्ड, वेरी गुड। अब आ जाते हैं। अच्छा बेटा, अब मैं ना सीधा सीधा आंसर आपको एक्सप्लेन करती जाऊंगी क्योंकि टाइम होता जा रहा है तुम्हारी नेक्स्ट क्लास का भी। The data type whose value cannot be changed in place are called immutable types। ठीक है। Question number 5, in a Python expression when conversion of a values data type is done automatically by the compiler without programmer's intervention, it is called implicit conversion या फिर automatic conversion। ठीक है। जब कंप्यूटर खुद पे खुद एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट कर देता है हमारी नॉलेज के बिना, उसे हम कहते हैं इम्प्लिसिट कन्वर्जन। द एक्सप्लिसिट कन्वर्जन ऑफ एन ऑपरेंड टू अ स्पेसिफिक टाइप इज कॉल्ड टाइप कास्टिंग। आपने इनपुट फंक्शन को इंट के अंदर दिया है ना, यानी स्ट्रिंग को हम इंट में कन्वर्ट करते हैं, वहां पे हमने स्टेटमेंट लिख के कन्वर्ट किया है तो उसे हम या तो कहते हैं एक्सप्लिसिट कन्वर्जन और उसका अनदर नेम होता है टाइप कास्टिंग।
क्वेश्चन नंबर 7, द डैश स्टेटमेंट इज एन एम्प्टी स्टेटमेंट इन पाइथन दैट इज पास। बेटा पास हम तब लिखते हैं जब हमें स्टेटमेंट की प्रेजेंस चाहिए बट एक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। A dash statement skip the rest of the loop and jump over the statement following the loop. लूप को बीच में ही टर्मिनेट करने के लिए कौन सी स्टेटमेंट यूज होती है? ब्रेक। कौन सी स्टेटमेंट यूज होती है? ब्रेक। क्वेश्चन नंबर स्टेटमेंट होती है। क्या बेटा? स्टेटमेंट होती है। बेटा आवाज क्लियर नहीं हो रही है तुम्हारी अभिषेक। मैम नन भी टाइप की स्टेटमेंट होती है। बेटा नन स्टेटमेंट नहीं है, नन इज वैल्यू। नन जो हम देते हैं वो एब्सेंस ऑफ वैल्यू को इंडिकेट करता है। नन जो होती है वो वैल्यू होती है, वो स्टेटमेंट नहीं होती है। ठीक है अभिषेक? ओके मैम, क्लियर हो गया? अब आ जाइए बेटा क्वेश्चन नंबर 9 में, द डैश स्टेटमेंट स्किप द रेस्ट ऑफ द लूप स्टेटमेंट एंड कॉज द नेक्स्ट आइट्रेशन। यानी आपको लूप की एक आइट्रेशन को स्किप करना है, लूप को टर्मिनेट नहीं करना है, तो उसके लिए आपकी कौन सी स्टेटमेंट यूज होती है? कंटिन्यू। क्वेश्चन नंबर 10, पाइथन्स डैश कैन नॉट बी यूज एज वेरिएबल नेम। कीवर्ड्स, कीवर्ड्स को हम एज वेरिएबल नेम यूज नहीं कर सकते हैं। अब आ जाते हैं ट्रू फॉल्स क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 1, द एक्सप्रेशन int x implies that the variable x is converted to integer. ट्रू। int के अंदर हम जो भी वैल्यू देते हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? इंटीजर में। द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन 4 बाय विद इन ब्रैकेट 3 इंटू ब्रैकेट के अंदर 2 माइनस 1 एंड 4 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2 माइनस 1 इज द सेम। यस, आप देखेंगे कि इसमें आपका बनेगा 4 बाय 3 इंटू 1 और इसमें भी आपका क्या बन रहा है? 4 बाय 3 इंटू 1। दोनों में ही आपका लेफ्ट टू राइट चलेगा तो आपको आउटपुट भी सेम मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 3, द वेरिएबल ऑफ द एक्सप्रेशन 4 बाय 3 इंटू 4 माइनस 2 एंड 4 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 4 माइनस 2 इज द सेम। बेटा यहाँ पर हमारे जो ब्रैकेट्स हैं उसकी वजह से दोनों में अलग अलग हो रहे हैं, दोनों के प्रायोरिटी सेम नहीं है, दोनों एक्सप्रेशन में ऑपरेटर्स की प्रायोरिटी डिफरेंट हो रही है। फर्स्ट एक्सप्रेशन में पहले आपकी प्रायोरिटी जाएगी किसके पास? इनटू ऑपरेटर के पास, जबकि सेकंड एक्सप्रेशन में आपकी पहली प्रायोरिटी किसके पास जाएगी? डिवाइड के पास, बिकॉज वहां पे उसके लिए कोई अलग से ब्रैकेट गिवन नहीं है, तो ये दोनों एक्सप्रेशन सेम कंसीडर नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 4, द एक्सप्रेशन 2 into 3 is evaluated as 2 into 2 into 3. True or false? बेटा ये आपका इवेल्युएटेड होगा पहले 2 raised to power 3, यानी आपका बनेगा 2 की पावर 2 raised to power 3, यानी ये दोनों सेम नहीं है। False. A string can be surrounded by 3 set of single quotation marks or by 3 set of double quotation marks. हाँ, हम ट्रिपल कोट्स की हेल्प से भी स्ट्रिंग को असाइन कर सकते हैं, बिल्कुल ट्रू है। वेरिएबल कैन बी असाइन ओनली वंस। नो, हम वेरिएबल को जितनी बार चाहें उतनी बार वैल्यू असाइन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इन पाइथन अ वेरिएबल इज अ प्लेस होल्डर फॉर डेटा। वेरी ट्रू, आपके डेटा को स्टोर करने के लिए मेमोरी को रिजर्व करता है। इन पाइथन ओनली इफ स्टेटमेंट हैज। नो बेटा, हम फॉर लूप के साथ भी एल्स दे सकते हैं, हम while के साथ भी else दे सकते हैं और if के साथ भी दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, पाइथन लूप कैन आल्सो हैव else क्लोज। बिल्कुल सही बात है, while और false के साथ हम else क्लोज को यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, इन अ नेस्टेड लूप अ ब्रेक स्टेटमेंट टर्मिनेट ऑल द नेस्टेड लूप इन वन गो। नो बेटा, अगर हम इनर लूप के अंदर ब्रेक स्टेटमेंट देंगे तो जो टर्मिनेट होगा वो सिर्फ इनर लूप टर्मिनेट होगा, आउटर लूप टर्मिनेट नहीं होगा। जिस लूप के अंदर हम ब्रेक स्टेटमेंट देते हैं सिर्फ वही लूप टर्मिनेट होता है, सारे लूप टर्मिनेट नहीं होते हैं। आज का पॉइंट क्लियर और आज की क्लास ओवर। क्लास कैसे लगी ये मुझे बता देना। अभी हम क्लास को ओवर करेंगे। कल क्लास नहीं बेटा, अब नेक्स्ट वीक क्लास होगी, कल क्लास नहीं होगी, ठीक है? बाय फॉर नाउ। मतलब नेक्स्ट वीक होगी लाइव? बिल्कुल लाइव क्लास ही होगी बेटा आप लोगों की। वही ठीक है।
टाइम बेटा मैं बता दूंगी, मोस्ट प्रोबेबली आपको टाइम यही दूंगी 8:45 वाला, ठीक है। मैम सुबह का बात कर रहा हूँ। अभिषेक आवाज नहीं आ रही, अब तो मेरे को व्हाट्सएप पे आके बात करियो, ठीक है। सुबह का अगर वो बात का रख लो टाइम। बेटा सुबह मेरी क्लास की टाइमिंग सुबह की होती है तो सुबह ही रख पाऊंगी ना। आप भी तो ये बात समझो, जो भाई मेरा रात टाइम को टेबल जल्दी है सो उसके जाएगा। अकॉर्डिंग मुझे सुबह का टाइम अलॉटेड है। कौन देखने आ रहा है मैम? आप रात की रख लो, कह दो ले ली मैंने क्लास। अच्छा ये भी किसी चलो बाय। फिर 12 बजे रख लो क्लास। अरे बेटा ऐसा नहीं कर सकते, सुबह ठीक है, मैम समझा करो नहीं बात। है, उठ भी नहीं पाते मैम।